हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 2 में हमने 32 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे कंप्रहेंशंस के। आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन 33 से डील करेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अल्टीमेट बेस्ट रिस्पॉन्स। तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बताया है, आप लोगों को पार्ट 1 आपने देखा होगा। प्लीज़ अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 3 को मत देखिए, पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये तो पैसेज है, तो आप पैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो और आप सीधा क्वेश्चंस पर क्यों आ गए। तो उसका आपको रेलेवेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले प्लीज़ पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। कि भाई हमने इस कुछ एजम्पशंस ले रखी हैं। 33 क्वेश्चंस का ये पार्ट है कि भाई इक्वलिटी इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर पीपल। ठीक है ना, इक्वलिटी प्रीरिक्विजिट है फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट ठीक सी लग रही है। कहता है अक्रेंस जब इनइक्वलिटी होती है तो ये एक तरीके से हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाता है। ओके, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन इंडिया इज कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज इन डेमोक्रेसी। कि भाई इक्वलिटी जो है, इक्वल सिटीजन आप डेमोक्रेसी में रियलाइज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हद तक ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे को रॉन्ग लगी। और अगर जैसे ही हम कहते हैं थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमारे बी और डी कट जाता है। तो हमारे पास कौन से बचते हैं फ्रेंड्स, ए और सी, जिसमें कि अगर हम देखें तो 1 तो कॉमन आ गया। तो हमारे को जो चूज़ करना है आपका 2 और 4 में से चूज़ करना है। फोर्थ क्या है कि अगर राइट टू इक्वलिटी है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी वैल्यूज़ में, डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबलरी में। ठीक है जी, तो ये हमने सारी स्टेटमेंट पढ़ ली। अब हम कुछ ना कुछ हद तक एलाई हो गए कि भाई हमारे को दूसरा या चौथा में से चूज़ करना है। अब हम सिंपली तरीके से पैराग्राफ देख सकते हैं कि भाई पैराग्राफ किस से रिलेट करता है। पैराग्राफ बोलता है इनइक्वलिटी वायलेट्स द बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म। पहला ही बात कह रहा है कि इनइक्वलिटी से जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उससे हमारी ये बात बन रही है। ओके, इक्वलिटी इज रिलेशन ऑब्टेन्स पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बेसिक बात बता रहा है कि इक्वलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं आर्टिकल 14 वगैरह। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं करनी, ये सिर्फ पैराग्राफ से आपको देखकर एनालाइज करना है। तो द आइडिया वन शुड बी ट्रीट पर्सन विद रिस्पेक्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सम पर्सन कि भाई उसके पास स्पेशल स्किल्स है, बट बिकॉज ऑफ कि क्योंकि वो क्या है, एक ह्यूमन बींग है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट तो हमारा एक तरीके से आंसर हो ही गया है। तो फर्स्ट तो हम सिलेक्टेड है। अब हमारे को कह रहे हैं कि अकरेंस ऑफ इनइक्वलिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं हद तक ये पार्ट ठीक लगा। तो जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो हम कर रहे हैं 1 और 2। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हो सकता है फ्रेंड्स ये गलत हो, क्योंकि आप लोगों ने आंसर्स की से मैच कर लिया होगा, आप लोगों ने सब चीज़ें देख ली होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ ने सब कुछ अपना लेक्चर्स डाले होंगे। बट फ्रेंड्स, मैंने वो सब नहीं देखा है, क्योंकि मुझे आपके सामने सच और एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन थी एग्जामिनेशन में वो मैंने आपको रखनी है। ठीक है ना, अब वो ये आंसर मेरा ठीक हो या गलत हो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आंसर की होगी यूपीएससी की वो डिटरमाइन करेगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। कि भाई आपने ये पैसेज पढ़ा होगा और उस पैसेज से आप मुझे बताइए कि भाई कौन सा इसमें से बेस्ट है। तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कि भाई ह्यूमन सोसाइटी होती है वो एक्सपेरिमेंट करती है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं हद तक फ्रेंड्स ये बात ठीक नहीं लगी। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। कि भाई कोई भी एनी फॉर्म तो कहीं नहीं कहीं हद तक है तो ठीक नहीं, बट आई थिंक इसको चूज़ किया जा सकता है। एडुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स इंश्योर। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एडुकेशन की इस पैराग्राफ में बात नहीं की। हैविंग अ गवर्नमेंट इज नेसेसरी इवल बिकॉज ट्रेनिंग इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हद तक ये भी फ्रेंड्स ये नेगेटिव बात लगी, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि पैराग्राफ किससे कह रहा है। कहता है एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रियून्स इटसेल्फ बाय limiting too narrowly the circle within which power is confined. Oligarchic government ruins itself by the incautious scramble for immediate wealth. ठीक है ना, तो इसने डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में बताया। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओलिगरिक गवर्नमेंट की सबके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। बट इवन डेमोक्रेसी रियून्स इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में भी एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना कि लोकतंत्र में क्या होता है, ये जो मेजोरिटी में है उनकी तानाशाही होती है। तो इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज इक्वल राइट टू ऑल टू होल्ड ऑफिस एंड डिटरमाइन द पब्लिक पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि तो हमारे पास इन दो फॉर्म पे आता है। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स डिटोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। मतलब
अगर आपको लगता है कि भाई कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, अगर वो अपने बेसिक प्रिंसिपल से एक्सेस करती है तो कहीं ना कहीं हद तक वो आपको डिटोरिएट कर रही है। तो मुझे ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगा, ठीक है ना। हाँ, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, हमारी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो बात ठीक है, वो भी हमारा पैराग्राफ कन्वे कर रहा है। बट मुझे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मुझे बी ऑप्शन ठीक लगा था, तो मैंने इस पर टिक किया था, ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मैंने ए कर दिया, मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में बी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मेरी अपनी जो OMR शीट आपको मिलती है उसी में आंसर इसी तरीके से फिल किया गया है, ठीक है ना। तो अब ये आंसर की जब आ जाएगी उस पर डिपेंड करता है कि भाई जो आंसर था उसका वो क्या रहता है। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स आगे ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये आपको पता ही है कि मैं इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अभी जो एट प्रेजेंट है हम नेक्स्ट पैसेज डील कर लेते हैं जिसका नाम है 41, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पैसेज किससे डील करता है आपका, नेक्स्ट पैसेज डील कर रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देख रहे हैं आप फ्रेंड्स कि मैंने हर एक पैसेज का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी ये क्राइटेरिया फॉलो करें, बट देखिए कि अगर जिससे भी बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम कम टाइमली मैनर में हमारे को क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए। देखिए यूपीएससी को ये नहीं मतलब कि आप जैसे मैं मैथ्स के भी आपको आगे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, अक्टूबर वाला संडे वाला क्वेश्चन है, तो बेसिकली वो जो अक्टूबर वाला क्वेश्चन है संडे वाला, उसके फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है सॉल्यूशन करने के, बट आप किसी भी पर्पस किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, यूपीएससी इज बॉदर्ड अबाउट द आंसर कि भाई आपने आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपने उसको सॉल्व कर दिया। ओके, तो क्या कहता है, बेस्ट दिस रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज गिवन अबव। क्या बोलता है कि द कंसेप्शंस ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक लग रही है, ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं है। अनलेस अ रूलिंग पार्टी डिसाइड एज टू व्हाट इज राइट नो मैन कुड मोरली राइट। तो कहता है ये तो सिर्फ रूलिंग पार्टी डिपेंड करेगी, तो फ्रेंड्स ये तो एक्सट्रीम्स हो गई। मैन इज इनहेरेंटली, इसने तो बोल ही दिया कि भाई मैन तो इनहेरेंटली इमोरल है। द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो कुछ कि जो भी ये बात है कि भाई इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, तो अगर आप देखिए तो कुछ हद तक कि भाई हमने ये तो बिल्कुल ओवररूल कर दी, ए और डी की बात रहती है, इसको भी हम धीरे धीरे फिर ओवररूल करके पैसेज पढ़ने के बाद उसको खत्म कर देंगे। वो क्या कहता है, नथिंग कैन एग्जिस्ट इन अ नेचुरल स्टेट विच कैन बी कॉल्ड गुड और बैड बाय अ कॉमन असेंट सिंस एवरी मैन हु इज इन नेचुरल स्टेट कंसर्न ओनली हिज ओन एडवांटेज। कि भाई सब अपना भला चाहते हैं, डिटरमाइन व्हाट इज गुड और बैड अकॉर्डिंग टू हिज ओन फैंसी, कि भाई मेरे अनुसार क्या सही है गलत है सब इसी तरीके से देखते हैं। ओके, एंड देयरफॉर सिन कैन नॉट बी कंसीव्ड इन अ नेचुरल स्टेट बट ओनली इन सिविल स्टेट which is decreed by a common consent what is good or bad and each one holds himself responsible to the state। तो फ्रेंड्स अगर मैं कहीं बात करूं कि भाई देखिए अब आप इसमें देखिए आपको लग रहा है ए या डी में से कुछ आंसर हो सकता है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताऊं तो मैंने फ्रेंड्स ए के साथ गया था कि जो भी राइट है रॉन्ग है वो करता है एग्जिस्ट क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट की वजह से, ठीक है ना। ये भी बात ठीक है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज के लिए राइट और रॉन्ग, पर कह नहीं सकते फ्रेंड्स क्या आंसर रहेगा, इसलिए मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा। ठीक है जी, अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको व्यूज़ को आपके टेक रिगार्ड कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल प्लॉसिबल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो ये जो पैसेज दे रखा है इससे अब आपको अपनी एनालिसिस निकालनी है। चलिए अब एनालिसिस निकाल के फ्रेंड्स इसमें 5 स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर एक भी हमारी एलिमिनेट हो जाती है तो हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो मान लीजिए मैंने पढ़ा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंग ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर, कि भाई ये हमारे इकोनॉमिक बॉर्डर को धुंधला कर रहे हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंगली। तो कुछ हद तक बात तो ठीक है, बट फ्रेंड्स मुझे ये ठीक नहीं लगी तो मैंने इसको काट दिया, और जैसे ही मैंने इसको काटा तो मेरा जो आंसर आ गया था वो था 1, 4 एंड 5। फिर मैंने पढ़ा कि भाई टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट, कि भाई अगर कुछ ज़्यादा ही अगर आप ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी वो ठीक नहीं है बात। चलिए, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन्स, ठीक है ना, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस करना चाहिए अपनी सप्लाई चेन के लिए। भाई जैसे चाइना है वो अपनी सप्लाई चेन पे ध्यान रखता है। जियोपॉलिटिक्स विल हैव रिकंसाइल द मैनी एम्बिग्युइटीज एंड अनसर्टेनिटीज। तो फ्रेंड इसको देखकर मैंने 1 एंड 4, 5 पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आंसर कुछ भी हो सकता है, बट आप देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या जो कह रहा है कि भाई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, 3D मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कस्टम मेड बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, इस तरीके की बातें बोल रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं बातें हो गई, ड्राइवरलेस कार्स की बातें हो गई, ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से अब मान लीजिए कि ड्राइवरलेस कार है, उसने किसी को हिट कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को भी आपने एट स्टेक रख दिया। तो यही सब बातें हैं इन्होंने जब बताया कि भाई इफ़ डिफरेंट नेशनल जुरिस्डिक्शन हैव डिफरेंट फाइन प्रिंट्स ऑन प्रायोरिटाइज अ ह्यूमन लाइफ, हाउ विल इट इफेक्ट द इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंक्लूडिंग द ट्रांजेक्शनल वंस। तो कुछ हद तक ये फ्रेंड्स अगर हम देखें तो फिर उस पॉइंट से देखा जाए तो वैसे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, बट मैंने 1 और 4 5 के साथ जाना एग्री किया। तो ठीक है, अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आंसर की पे। ओके, चलिए देखिए जो ये बाकी अगर मैं इसके इनके आंसर की पे करूँ तो देखो इन्होंने 1 2 3 4 पर किया है, इन्होंने भू राजनीतिक वाले को हटा दिया। हो सकता है फ्रेंड्स, अब कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की भी बातें तो करी हैं, वो भी ठीक हो सकता है। ओके, चलिए अब इसमें फ्रेंड्स ये सब सोचने का नहीं होता कि भाई आंसर सही हुआ गलत हुआ, तो फ्रेंड्स जो हुआ वो तो सब कर कर आए ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 43, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ठीक है जी, तो कहता है क्या, पैसेज अभी हम पढ़ लेंगे, लैंडिंग बाय द बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, कि क्योंकि जो एनपीएस बढ़ रहे हैं उसको देखा जाए तो कि भाई जो बैंक लैंडिंग कर रहे हैं उसी को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए हमारे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो हमारा पैसा होगा वो रिड्यूस नहीं होगा, डूबेगा नहीं। ठीक है जी, ये बात तो ठीक लग रही है। इंटरेस्ट रेट शुड बी केप्ट एट लो सो एज टू इंड्यूस बैंक टू लैंड मोर, तो ये तो फ्रेंड्स अगर आप लैंड मोर की बात करें तो परेशानी और बढ़ जाएगी, तो ये तो कहीं स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मर्जर ऑफ मैनी बैंक्स इनटू अ फ्यू बैंक अलोन, सिर्फ अलोन इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, कि भाई मर्जर करना ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, तो फ्रेंड्स ये तो कहीं हद तक बात ठीक नहीं लग रही। इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर बैड लोन प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अब इसने पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को बात कर दी, तो कहीं ना कहीं ठीक है ना, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करी है, और एक लैंडिंग बाय द बैंक शुड बी रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब आप इसमें से चूज कर सकते हैं ए या डी में से। तो क्या बोलता है, द रेजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केसेस ऑफ इंडियन बैंक, देखिए इंडियन बैंक की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हद तक फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अब जब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ या जब मैं आपके सामने इसको पढ़ रहा हूँ तो मेरा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन अराइज हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। मतलब आप लोग नहीं उसको विजुलाइज कर सकते, बट मैं उस चीज़ को मैं विजुलाइज कर सका हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्पाइट द स्लो पेस ऑफ रेजोल्यूशंस द कोड कैन बी हेल्पफुल इन, अब जैसे आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया 2016 में, जिससे कि वो अपनी बैंकिंग की जो एनपीए प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है ना, तो ये भी सही बात है, बट इसने कहीं भी कहीं हद तक इस तरीके की बात नहीं करी फ्रेंड्स। बट मैंने कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैंने ऑप्शन ए को चूज़ कर लिया था, जो कि मुझे लग रहा है कि वो रॉन्ग होगा, बिकॉज आंसर इज डी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो वो ही आंसर होना चाहिए कायदे से। हो सकता है ये मेरा आंसर गलत होगा, बट फ्रेंड्स इसमें आप कुछ भी कर नहीं सकते, जो तीर था वो कमान से निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोरोलरी टू द पैसेज गिवन अबव। तो अब एक पैसेज दे रखा है आपको, उसमें 4 बातें बता रखी हैं। द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, कि जो सेंट्रल बैंक है वो कैन वर्क नहीं कर सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल, मार्केट इकोनॉमी कंपेटेबल नहीं है, तो फ्रेंड्स ये भी कहीं ना तक बात ठीक नहीं लग रही। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन क्लोजली, ठीक है, ये कुछ हद तक मान सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो ये फ्रेंड्स ज़्यादा वजनदार लग रही है बात, इसको हम टेक रिगार्ड कर सकते हैं। अब देखिए बिना पैसेज पढ़े हमने कुछ हद तक आंसर को एनालाइज कर लिया, बट फ्रेंड्स ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम हम लोगों को ये सब इतनी जल्दी एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, जबकि आंसर स्टेटमेंट ठीक होती है, बट हम कुछ जो फैक्टर जो अंडरलाइन नहीं करते कीवर्ड्स, उसकी वजह से भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। हो सकता है वो रॉन्ग हो फ्रेंड्स, कुछ नहीं कह सकते। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एनहेंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड व्हेन एनी वन विंग ऑफ द सच मैक्रो पॉलिसी मॉनेटरी फिजिकल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्चुअल। अब देखिए इसमें कुछ सब बातें मिक्स करके दे रखी हैं, तो फ्रेंड्स कुछ हद तक अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है, तो हम डी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो फ्रेंड्स हमने 33 से शुरुआत करी थी, क्वेश्चन 44 तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे जो नेक्स्ट पैसेजेस के क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आई थिंक ये पार्ट 3 था हमारा। पार्ट 4 इसका जो पैसेज का होगा वो लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हमारा ये जो सारे पैसेजेस वगैरह हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो आपके मैथ्स के लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के हैं और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट 1 में आपको डिस्कस किए थे वो हम कवर कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप प्लीज़ पढ़ते रहिए, प्लीज़ डे 1 से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पास्ट ईयर पेपर्स को देखिए, एनालाइज कीजिए, सोचिए। सिर्फ सही या गलत में मैंने आपको पहले ही बोला हमारे को नहीं देखना, हमारे को देखना है कि अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।